सो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी प्रेसिपिटेशन वाले चैप्टर की, जो कि कंप्लीट नहीं थी क्योंकि उससे आगे वाला पार्ट जो है मेरी फ़ोन से ही डिलीट हो चुका था। तो मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। और लेकिन उस वक्त मैंने सारा समझा के एक एक चीज़ लिख के बताई थी, लेकिन अब मैं दोबारा से नहीं लिख पाऊँगी। तो मैं आपको जो मैंने लिखा था उस वीडियो में, जो मैंने एक चीज़ समझाई थी, उसके नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं। तो मैं उसमें से आपको एक चीज़ समझाऊंगी, अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाऊंगी, आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज़ गाइज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना। एंड हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ पीपीटी या फिर प्रेसिपिटेट। तो हम उसमें थर्ड पॉइंट पे आए थे, जिसमें था प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस इन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में अगर कोई और आयंस प्रेजेंट हो जाए तो उसके बाद उसकी वजह से किसी प्रेसिपिटेट के सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे AgCl के पीपीटी हैं। अगर उस सॉल्यूशन में अगर मैं कोई एल्कली मेटल डाल दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है Na डाल दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं मैं डाइल्यूट HNO3 या फिर कोई HCl डाल दूँ, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज़ कर जाएगी। मतलब अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर गई, मतलब मेरे को ज़्यादा पीपीटी मिलेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा पीपीटी मिलेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, इन जनरल इसकी एक डेफिनेशन होती है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर एक ऐसी चीज़ डालें, एक ऐसा कंपाउंड डाल दें जिसके पास कॉमन आयन किसका, पीपीटी का कॉमन आयन हो, वो क्या करता है, हमेशा सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ करता है और पीपीटी की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करता है। इन जनरल बात है ये, वरना तो हम यहाँ पे हमने डाइल्यूट HNO3 भी डाला है, इसमें तो कोई किसी तरह का वो कॉमन आयन नहीं है। लेकिन एक जनरल कहा जाता है, ये हर बार होता है, अगर हम कॉमन आयन डाल दें तो वहाँ पे पीपीटी की फॉर्मेशन इंक्रीज़ ही होती है। देन अगला है फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी भी डालोगे तो वहाँ पे हमेशा पीपीटी की फॉर्मेशन इंक्रीज़ ही होगी, पीपीटी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। एंड अगला है हमारा फैक्टर सोल्ट इफेक्ट, कि किसी सोल्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, सोल्ट की कंसनट्रेशन हाई है लो है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि पीपीटी की सॉल्युबिलिटी पे। अगर हम सोल्ट की कंसनट्रेशन हाई कर दें, इसका मतलब वहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो चुकी है, हुई ना, आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो गई। आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, इसका मतलब वहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है डिक्रीज़ हो चुका है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो चुका है। इसका मतलब पीपीटी की फॉर्मेशन ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, पीपीटी ज़्यादा फॉर्म होएगी क्योंकि आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो चुकी है। और अगर आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिक्रीज़, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिक्रीज़, इसका मतलब आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज एंड पीपीटी की फॉर्मेशन इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ तो ये वाला हमारा टॉपिक होता है ख़त्म, फैक्टर ऑफ एक्टिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बुक के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल साइज़ ऑफ पीपीटी। किसी भी पीपीटी का कोई साइज़ है, हर पीपीटी में पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और उसके अंदर उस पार्टिकल्स के साइज़ क्या क्या हैं उस पर डिपेंड करता है कि कोई पीपीटी बनेंगे या कैसे होंगे। अगर हमारा साइज़, उस पीपीटी का साइज़ लार्ज है, ग्रैनुलर बना है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हम उसे ईजिली फिल्ट्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी फिल्टर कर सकते हैं। और जितना इजी फिल्टर होगा और जितने बड़े बड़े हमारे पार्टिकल साइज़ होगा तो हम उसे इजी फिल्टर कर सकेंगे और हमें ज़्यादा भी मिलेगा, ज़्यादा पीपीटी मिलेगा। मान लो कि छोटे छोटे पार्टिकल वाला पीपीटी है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, फिल्टर करने जा रहे हो और फिल्टर में ही बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल तो वैसे ही फिल्टर आउट हो गए, पास आउट ही हो गए उस फिल्टर पेपर के अंदर से, तो कम पीपीटी मिलेगा ना। तो यहाँ पे लार्ज साइज़ अगर है, अगर ग्रैनुलर है, तो हम इसे इजी फिल्टर कर सकते हैं, इजी फिल्टर करेंगे तो ज़्यादा पीपीटी मिलेगा हमें। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि अगर 0.01 mm से अगर साइज उसका कम है तो वहाँ पे पीपीटी की फॉर्मेशन बहुत कम होने वाली है, क्योंकि 0.01 mm से साइज़ कम हो गया, इसका मतलब वहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ चुकी है, वो छोटे छोटे पार्टिकल तो ईजिली सॉल्युबल हो जाएंगे ना सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ पे पीपीटी की फॉर्मेशन डिक्रीज़ कर जाएगी, पीपीटी कम मिलेगा। और एक टर्म आती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन कैसे बना है, सोलेंट प्लस सोल्यूट से। अब किसी सोल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट डाल रहे हैं तो उसकी एक कैपेसिटी होती है कि हाँ वो कहाँ तक उसे डिज़ोल्व करता है, वो हो गया हमारा सिंपल सॉल्यूशन बन चुका है। अब हम उसके अंदर डाल रहे हैं, हमने उसके और धक्के से डाल दिया, उसके अंदर बिल्कुल मिक्स कर दिया, अब वो जो सॉल्यूशन जो है पूरा सैचुरेटेड हो चुका है। मतलब सैचुरेटेड का मतलब क्या, उस सोलवेंट के अंदर जो हमने सोल्यूट डाला है अब वो और सोल्यूट नहीं गेन कर सकता, और सोल्यूट नहीं अपने अंदर डाल सकता, और सोल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता। मतलब अब वो जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड बन चुका है, अब उसके ऊपर हम कुछ और डालेंगे तो वो उसे नहीं लेगा, ठीक है, वो होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब उसकी कैपेसिटी हो चुकी है फुल, उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है उस टाइम पे, उससे ज़्यादा वो ले ही नहीं पाएगा, तो हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन हमने फिर भी कुछ ना कुछ करके, कुछ केमिकल तरीके से या फिर उसको हीट प्रोवाइड करके हमने उसके अंदर और भी सोल्यूट ऐड करा दिया, अब वो सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है, ठीक है।
एक टर्म आती है इसी टॉपिक के अंदर आती है एक टर्म ये, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है। एक पॉसिबिलिटी हमने यही देख ली, अगर साइज़ बिल्कुल ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ है, तो सोल्यूबिलिटी वहाँ पे उन पार्टिकल साइज़ की, वो पार्टिकल साइज़ सॉल्यूशन के अंदर आके डिज़ोल्व होने लग जाएंगे, जिस वजह से सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। और एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमेशा अनस्टेबल होता है। क्या होता है, वो हमेशा अनस्टेबल होता है। तो उसको स्टेबल करने के लिए एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस तो क्या है कि हर किसी अलग अलग सोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे हम किसी भी तरह का कोई सब्सटेंस डाल के, कुछ क्रिस्टल्स डाल के हम उसे अनस्टेबल से स्टेबल कर सकते हैं, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं सीडिंग ऑफ सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सीडिंग ऑफ सोल्यूशन, या फिर सीडिंग द सोल्यूशन, सीडिंग। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे वॉन वेमार्न साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि कोई सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन की हेल्प से हम उसके अंदर बने पीपीटी के पार्टिकल का साइज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। उन्होंने एक रिलेशन दिया था, ये वाला रिलेशन जो मैंने लिखा हुआ है। इस रिलेशन में क्या लिखा गया था कि इनिशियल वेलोसिटी जो पीपीटी की इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि पीपीटी जब उसकी बन रहा था, वो उसकी स्टार्टिंग, जब उसकी वो स्टार्ट हो रहा था उसका बनना, तो उस वक्त उसकी कितनी वेलोसिटी थी, उसके बनने की कितनी वेलोसिटी थी, वो डिपेंड करती है Q माइनस एस अपॉन में एस पे। जहाँ पे Q क्या है? Q है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ टू बी प्रेसिपिटेट। जितना सब्सटेंस प्रेसिपिटेट होना है उसकी टोटल कंसंट्रेशन क्या है? Q। एंड S क्या है? इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी। और इस जो रिलेशन है ये तभी वैलिड है अगर हमारा Q जो है ग्रेटर देन हो S से। एक सिंपल सा रिलेशन है, एक नॉलेज के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, बस एक समझने वाला है। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी 1 मार्क्स में भी आ जाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि प्रेसिपिटेशन से कोई ना कोई टॉपिक बनता ही है पेपर में आने के लिए। तो कुछ नहीं पता क्या पता ये 1 नंबर में पूछ लिया जाए कि वॉन वेमार्न ने किस तरह का कोई रिलेशन दिया था, या फिर हम किसी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हेल्प से किसी पीपीटी के पार्टिकल का साइज़ कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताओ वगैरह वगैरह। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट करके बताया हुआ है। आपको ये एक बार बुक में पढ़ना पड़ेगा, ज़रूर पढ़िएगा। अगर मैं बोल रही हूँ तो प्लीज़ पढ़ लिया करो, प्लीज़ अपने साथ में अपनी बुक रखा करो। ठीक है, तो एक बार देखना, उसमें थोड़ा एक्सपेंड करके दिया हुआ है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया तो क्या पता, ज़रूर नहीं 1 मार्क्स में, क्या पता 3 या 4 नंबर में आ जाए, तो इतना लिखना बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होगा। उसको एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा, और वो एक्सपेंड कैसे लिख करके लिखोगे वो आपको बुक से ही पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बुक के अकॉर्डिंग ही है सारा। अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अब हमारा पीपीटी बनता कैसे बनते हैं, देखो छोटा सा प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई क्या होते हैं? न्यूक्लियाई होते हैं जब पीपीटी बन रहे होते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? छोटे पार्टिकल्स न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब कोई एक सॉल्यूशन है, मान लो एक सॉल्यूशन है बिल्कुल सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब वहाँ पे जो न्यूक्लियाई का नंबर जो है बहुत ज़्यादा रहा होगा। न्यूक्लियाई का नंबर बहुत ज़्यादा रहा होगा, इसका मतलब तभी तो सॉल्यूशन बिल्कुल सुपर सैचुरेटेड बन चुका है। क्योंकि हमने क्या कहा, न्यूक्लियाई क्या है? बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स को न्यूक्लियाई बोलते हैं। और बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स सॉल्यूशन में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर इजीली डिसॉल्व हो गए तो सॉल्यूशन ज़्यादा सैचुरेटेड बनने वाला है। तो इसका मतलब अगर वहाँ पे इन छोटे पार्टिकल्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा हो गया तो सॉल्यूशन तो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब, तो इसमें बस एक ही लाइन गिवन है आपके बुक में कि सबसे पहले तो न्यूक्लियाई होता है क्या? स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई इन द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ठीक है, विद द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। और अगर वहाँ पे कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा होंगे, और अगर लो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होंगे। ठीक है, एंड सेकंड प्रोसेस 2 स्टेप आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में। फर्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई, एंड सेकंड आता है ग्रोथ ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी पार्टिकल की जो ग्रोथ हो रही है उसका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पार्टिकल किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन पे डिपेंड करता है। एक लाइन ये हमेशा याद रखनी है। अगर आपको ये लाइन याद है तो आपका जो ये पैराग्राफ है ना ग्रोथ ऑफ पार्टिकल वाला, ये आपकी बुक में थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, बस जो ये वाली लाइन है ना इस पर सारा कुछ डिपेंडेड है। अगर ये लाइन समझ में आ गई ना तो इसी चीज़ को एक्सपैंड करके, या फिर कहते हैं ना इस चीज़ को, किसी लाइन को समझाने के लिए हम अलग अलग तरीके के एग्जांपल लेते हैं। एक ग्राफ भी बनाया हुआ है, तो आप अगर इस लाइन को समझ जाते हो ना कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पार्टिकल जो है डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन पे डिपेंड करता है, तो आपको वो सारा ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, वही फिर एक बार अगर आप यहाँ से पढ़ने देखने के बाद एक बार अपनी बुक में ज़रूर उसकी एक बार रीडिंग निकाल लेना। ठीक है,
अगला टॉपिक है इसमें डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीटी। अब हमारे पास जो पीपीटी बना है, अब पीपीटी जो भी है, ठीक है, हमें उसके अंदर क्या क्या ऐसा चाहिए, हम क्या क्या चाहते हैं एक पीपीटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हों। तो पहला हम चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्योर हो, सभी चाहते हैं प्योरिटी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा। सोलिबिलिटी, पीपीटी की सोलिबिलिटी कम होनी चाहिए, ऑब्वियसली कम होनी चाहिए। अगर उसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा हुई तो वो तो किसी भी उसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, किसी में भी मिक्स हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए वो किसी में भी मिक्स ना हो, किसी में भी सोल्यूबल ना हो। फिल्ट्रेटेबिलिटी, इसमें क्या आता है कि वो ईजिली फिल्टर हो जाए, ठीक है, उसके साइज़ थोड़ा बड़ा हो, उनके पार्टिकल का साइज़, ताकि वो ईजी फिल्टर हो जाए, नीचे पास आउट ना हो फिल्टर पेपर से। एंड अगला आता है नॉन हाइग्रोस्कोपिक। नॉन हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, अगर हम उसका वे करें तो उसका वे चेंज ना हो। मान लो होता है ना, कोई ऐसा चीज़ लगा लो कि हमने कहीं रखा हुआ है, ठीक है, सिंपल ऐसी जगह रखा हुआ है कि जहाँ पे किसी तरह कोई मॉइस्चर नहीं है, तो वहाँ पे उसका वेट कुछ और आ रहा है, और हमने उसको ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे वो मॉइस्चर ही मॉइस्चर है, तो उसका वेट कुछ और आ रहा है क्योंकि उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तो वे उसका गड़बड़ा गया, पहले कुछ और अब कुछ और। तो इस तरह का पीपीटी नहीं होना चाहिए जिसका वे वेरी करे, ठीक है, वेट सेम ही रहना चाहिए। अगला है नॉन रिएक्टिव। तो अगला है नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मतलब वो किसी चीज़ के साथ भी रिएक्ट ना करे, है ना, ये तो हम सभी चाहते हैं। सबसे पहला क्या हो गया, प्योरिटी होनी चाहिए, सोल्यूबल ना हो किसी चीज़ में, इजीली फिल्टर हो जाए, उसका वे वेरी ना करे, और किसी चीज़ के साथ वो रिएक्ट ना करे। अगर रिएक्ट कर गया तो कुछ और ही बन जाएगा, है ना, पीपीटी की वजह तो कुछ और ही मिलेगा हमें, ठीक है। देन अगला टॉपिक आता है हमारा कंटेमिनेशन ऑफ पीपीटी। हमने अभी सबसे फर्स्ट वीडियो में देखा होगा आपने, उसमें हमने एक इम्प्योरिटी की बात की थी, या फिर हमने वहाँ पे कंटेमिनेशन वर्ड यूज़ किया था, या फिर हमने एक और वर्ड वहाँ पे को प्रेसिपिटेशन यूज़ किया था। तो को प्रेसिपिटेशन होता क्या है, जब प्रेसिपिटेशन हो रहा होता है ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन, ये पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन लिखा हुआ मैंने, ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन सम टाइम पीपीटी कैरी विद दैम इम्प्योरिटीज़ विच आर सॉल्युबल इन मोदर लिक्वर। क्या होता है, जब प्रेसिपिटेशन हो रही होती है उस टाइम पे पीपीटी के ऊपर जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उसके ऊपर कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, और वो इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती है जो मोदर लिक्कर के अंदर सोल्यूबल होती है। अब ये मोदर लिक्कर क्या होता है, मोदर लिक्कर मतलब यहाँ पे कोई सोल्यूशन है हमारा, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर पीपीटी बन चुके हैं, पीपीटी बन गए, पीपीटी के ऊपर हमारे आगे कुछ इम्प्योरिटीज़, और वो एक ऐसी इम्प्योरिटी है जो मोदर लिक्कर के अंदर सोल्यूबल होती है। मोदर लिक्कर क्या होता है, जब कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर अगर आपकी पीपीटी फॉर्मेशन हो जाए, पूरा सोल्यूशन था, पहले सोल्यूशन के अंदर हमने कुछ डाला, ठीक है, पूरा सोल्यूशन था, सोल्यूशन में कुछ डाला, तो वहाँ पे पीपीटी की फॉर्मेशन हो गई। अब जो ये लिक्विड बचा है ना, इस लिक्विड को मोदर लिक्कर बोलते हैं, ठीक है, इसी लिक्विड को क्या बोलते हैं, मोदर लिक्कर। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर से पीपीटी बन जाए, उसके बाद जो लिक्विड बचे उसे बोलते हैं मोदर लिक्कर। तो ये पीपीटी के ऊपर कुछ ऐसे पार्टिकल का आ जाना जो कि इस मोदर लिक्कर के अंदर सोल्यूबल हो, उसे बोलते हैं हम को प्रेसिपिटेशन, ठीक है, समझ में आ गया कि ऐसे पार्टिकल जो कि इस मोदर लिक्कर के अंदर सोल्यूबल होंगे, वो क्या कराएंगे, वो इम्प्योरिटीज़, ठीक है, हफ्ती, वो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि हाँ तो ये सोल्यूबल थे मोदर लिक्कर के अंदर, तो ये इसके अंदर डिज़ोल्व क्यों नहीं हुए, इस मोदर लिक्कर के अंदर, इस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व क्यों नहीं हुए, इसके ऊपर क्यों आ गए। ऑब्वियस बात है, जो प्रेसिपिटेट था क्या पता उसकी किस तरह की शेप हो, वैसे भी नॉर्मली इरेगुलर शेप भी बनती है, इनके क्रिस्टल्स की इरेगुलर शेप होती है प्रेसिपिटेट के क्रिस्टल्स की, तो क्या पता उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो फंस जाएँ ऐसी इम्प्योरिटीज़, ठीक है, या फिर जो प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट के सरफेस पे वो एब्जॉर्ब हो जाए, सरफेस पे क्या हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाएं। कई कारण हो सकते हैं, या तो उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएं, या फिर उनकी स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह की हो कि वो उसके अंदर फंस जाए, ऐसी इम्प्योरिटीज़, ठीक है, लेकिन वो इम्प्योरिटीज़ मोदर लिक्कर के अंदर सोल्यूबल होगी। तो ऐसे इम्प्योरिटीज़ क्या बोलते हैं, को प्रेसिपिटेशन। एक चीज़ याद रखनी है, जब हम ये बोलेंगे कि समटाइम प्रेसिपिटेट के ऊपर इम्प्योरिटीज़ आ जाएगी, अगर इम्प्योरिटीज़ आ जाए, ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, विच आर सोल्यूबल इन मोदर लिक्वर, क्योंकि इसके अगली हम एक टर्म पढ़ेंगे पोस्ट प्रेसिपिटेशन, जो कि इससे बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ थी वो तो मोदर लिक्कर के अंदर सोल्यूबल है, लेकिन इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो मोदर लिक्कर के अंदर सोल्यूबल नहीं होगी, ठीक है। तो को प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन तभी पूरी होती है जब आप ये लाइन लिखते हो, विच आर सोल्यूबल इन मोदर लिक्कर, ठीक है। अब हम अगला चलते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ये भी एक तरह की कंटेमिनेशन ही है, दोनों में फ़र्क क्या है ये देखना। एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा आयंस प्रेजेंट हैं, हमें उसके क्या बनाने हैं, पीपीटी बनाने हैं उनके। तो हमने क्या डाला, पीपीटी रिएजेंट डाला, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डाला। तो प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालने से इन दो आयंस मान लो, 2 आयंस में से एक आयन जो है जल्दी प्रेसिपिटेट बना लेता है, और अगर दूसरा आयन लेट प्रेसिपिटेट बना सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्या पता ऐसे आयन्स हो वो जो थोड़ा लेट प्रेसिपिटेट बनाए, और कुछ ऐसा आयन हो जो कि जल्दी प्रेसिपिटेट बना ले। तो जो जल्दी प्रेसिपिटेट बनाएगा, फर्स्ट प्रेसिपिटेट बनाएगा, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रेसिपिटेट, और जो लेट बनाएगा प्रेसिपिटेट उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी प्रेसिपिटेट, ठीक है।
सो ये समझ में आ गया कि आपको पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जिसमें दो तरह के आयंस होते हैं, और जो पहला एक होता है जो जल्दी प्रेसिपिटेट बना ले, और एक होता है जो लेट प्रेसिपिटेट बनाए। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर जो है अगर दो आयंस हमें पता है उस सोल्यूशन के अंदर दो आयंस हैं और प्रेसिपिटेट बन गए, इसका मतलब एक आयन ने फटाफट प्रेसिपिटेट बना लिए, तो हमें उसे बिल्कुल उसी वक्त जो है फ़िल्टर कर देना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हमने उसे लेट कर दिया निकालने में, तो जब जो सेकेंडरी प्रेसिपिटेट बनेंगे वो उसकी सरफेस के ऊपर आ जाएंगे एज अ इम्प्योरिटी बोलते हैं, जिसे फिर हम क्या बोलेंगे, उस प्राइमरी प्रेसिपिटेट के ऊपर आ जाएंगे, तो फिर क्या बन जाएगा, वो पोस्ट प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने निकाल लिए तो ठीक है, अगर हम नहीं निकाल पाए उसे तो वो सेकेंडरी प्रेसिपिटेट प्राइमरी प्रेसिपिटेट के ऊपर आ जाएंगे और एज इम्प्योरिटी आ जाएगी, कंटेमिनेशन हो जाएगी सेकेंड की फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो वो हो जाएगा पोस्ट प्रेसिपिटेशन। अब जो हमारी दो तरह की हमने यहाँ पे कंटेमिनेशन देखी, को प्रेसिपिटेट एंड पोस्ट प्रेसिपिटेट, तो उसको निकालने का एक छोटा सा मेथड है, बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब हमें क्या चीज़ याद रखनी चाहिए अगर हमें इनसे बचना है। ठीक है, अगर हमें को प्रेसिपिटेशन या फिर पोस्ट प्रेसिपिटेशन नहीं होने देनी, तो हमें छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ क्या, रिमूविंग मेथड्स। देखते हैं रिमूविंग मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला क्या, जो हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो रिएजेंट थोड़ा सा डाइल्यूट होना चाहिए, बिल्कुल कंसनट्रेटेड ना हो, हल्का सा डाइल्यूट हो। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही डाइल्यूट कर दो, इतना भी नहीं, हल्का सा डाइल्यूट हो। दूसरा, हम उसे धीरे धीरे ऐड करें। ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ द, जो हमारा सॉल्यूशन है वो ज़्यादा सुपर सैचुरेटेड ना हो। ठीक है, क्या हो, ज़्यादा सुपर सैचुरेटेड ना हो। ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। अगला जो है, एक आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक यहाँ पर डिफरेंस आता है। देखो, जहाँ पे एक डिफरेंस है को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन के बीच में। तो को प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जो इसकी जो कंटेमिनेशन है यहाँ पे, को प्रेसिपिटेशन के अंदर जो कंटेमिनेशन, जो इम्प्योरिटी है, वो थोड़ी सी कम होती है, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होता है बजाय कि पोस्ट प्रेसिपिटेशन में। पोस्ट प्रेसिपिटेशन में ज़्यादा कंटेमिनेशन होती है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। दूसरा, हमने कहा था जो कंटेमिनेशन है वो मोदल लिक्कर के अंदर सोल्यूबल होती है को प्रेसिपिटेशन में। कंटेमिनेशन जो थी, इम्प्योरिटी जो थी, मोदल लिक्कर के अंदर सोल्यूबल थी। तो इसका मतलब अगर हमें उस पीपीटी को थोड़ी देर के लिए उसके अंदर रख दें, ऐसे ही उसके अंदर पड़ा रहने दे, तो इसका मतलब वो इम्प्योरिटी जो है उस मोदल लिक्कर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगी। थोड़ी देर रखने के बाद वो उसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगी और हमें सही पीपीटी मिलेगा, है ना। थोड़ी देर रख देंगे। लेकिन पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। अगर उसको हमने थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिया ना, तो जो इम्प्योरिटी है वो बल्कि और भी बढ़ जाएगी। इससे मैंने अभी कहा था कि हमने जैसे ही प्राइमरी प्रेसिपिटेट बनते हैं उसे फटाफट निकाल देना चाहिए, फटाफट फिल्टर आउट कर देना चाहिए, अदरवाइज सेकेंडरी प्रेसिपिटेट उसके ऊपर आ जाएगा और जितनी देर रखोगे उतने ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो को प्रेसिपिटेशन का अगला पॉइंट यहाँ पे, अगर हम उस सॉल्यूशन को फास्टली एजिटेट कर दें, बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे हिला दें, पता है मिक्स करना, एजिटेट कर दें, तो यहाँ पे उसकी कंटेमिनेशन थोड़ी डिक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन पोस्ट प्रेसिपिटेशन में ऐसा नहीं होता। अगर हम उसे हिलाएंगे तो जितना तेज़ हिलाते जाएंगे उतनी ज़्यादा ही कंटेमिनेशन इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो ये थे दोनों में डिफरेंस। एक आता है अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट बने अब उसको हम कैसे ट्रीट करें। यहाँ पे एक नाम आता है डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्यों बोला कि यहाँ पे किसी तरह की इम्प्योरिटीज़ आ चुकी है, तो उसको हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, अगर आ भी गई वो तो थी, हमने इसको कैसे ध्यान रखी, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। फिर भी अगर हमारी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तो हम क्या करें। तो टॉपिक का नाम है डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। तो क्या कहते हैं इसमें, द प्रोसेस ऑफ, पहले तो डाइजेशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ अलाउ द पीपीटी टू स्टैंड इन कॉन्टैक्ट विथ मोदल लिक्कर। सबसे पहले तो क्या करो कि उस मोदल लिक्कर के साथ, मोदल लिक्कर के अंदर उस पीपीटी को थोड़ी देर के लिए रखा रहने दो, थोड़ी देर के लिए रखा रहने दो। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने अभी भी डिफरेंस पढ़ा को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन के बीच में। तो यहाँ पे क्या था कि अगर हम को प्रेसिपिटेशन में मोदल लिक्कर के अंदर उस पीपीटी को रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जितने भी इम्प्योरिटीज़ है वो सोल्यूबल हो जाती है। तो इसका मतलब जो डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है वो सिर्फ़ और सिर्फ को प्रेसिपिटेट के लिए काम आ रहा है। मतलब समझ में आ गया ना कि हमने क्या कहा था कि को प्रेसिपिटेट क्या होता है। उसमें क्या होता है कि अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए मोदल लिक्कर के अंदर छोड़ दें उस पीपीटी को, तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ है वो उसके अंदर वापस से सोल्यूबल हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम मोदल लिक्कर के अंदर पीपीटी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, वही होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन से क्या दो फ़ायदे, एक फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे जो को प्रेसिपिटेशन है वो कम हो जाएगी। अगर उस पीपीटी के अंदर को प्रेसिपिटेट बन चुके हैं तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अदरवाइज़ पोस्ट प्रेसिपिटेशन तो
बड़े ही नहीं, वो तो हमें पता है अगर वहाँ पे, लेकिन हमें नहीं पता कि उस सॉल्यूशन के अंदर को प्रेसिपिटेट बन चुके हैं या फिर पोस्ट प्रेसिपिटेट बन चुके हैं, हमें नहीं पता। तो हम ईयरली प्रोसेस कर सकते हैं डाइजेशन, और अगर इम्प्योरिटी खत्म होगी तो इसका मतलब वहाँ पे को प्रेसिपिटेट थे, क्योंकि को प्रेसिपिटेट तो खत्म हो जाएंगे थोड़ी देर रखने तक ही। तो ये प्रोसेस का नाम ही डाइजेशन रखा हुआ है। एंड इससे जो है दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो इससे को प्रेसिपिटेट कम हो जाता है, दूसरा ये जो है इरेगुलर शेप से रेगुलर शेप में ला देता है प्रेसिपिटेट को, इरेगुलर शेप से रेगुलर शेप में ला देता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रेसिपिटेट हैं, प्रेसिपिटेट के क्रिस्टल्स की कुछ इरेगुलर शेप भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो किस तरह से बना है। अगर मान लो उसकी इरेगुलर शेप है तो इरेगुलर मतलब किसी भी तरह की शेप हो सकती है, जैसे कि क्या पता कैसी शेप हो, मान लो कुछ इस तरह की शेप हो जिसके अंदर कुछ कुछ शार्प एजिज़ हो, क्या हो, शार्प एजेस हो, क्या पता उस क्रिस्टल के अंदर कुछ शार्प एजेस बन जाएं। तो उन शार्प एजेस के ऊपर जितने भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगी ना, और उसको हम थोड़ी देर के लिए मोदर लिकर के अंदर छोड़ दें इस पीपीटी को, और इस शार्प एजेस पे जो जो इम्प्योरिटीज़ मिलेगी वो सारी की सारी सॉल्यूशन में या फिर को मोदर लिख कर के अंदर वापस से डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होता है इसको, एक तो पीपीटी कम हो जाना को पीपीटी, दूसरा यहाँ पे जितनी भी इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप में कहीं ना कहीं शार्प एजेस मिलेंगे, उन शार्प एजेस पे जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहेगी वापस से इस सॉल्यूशन में चली जाएगी, जिस वजह से हमारा जो पीपीटी है वो थोड़ा सा रेगुलर शेप में आ जाएगा, थोड़ा सा जिसकी शार्प एजेस है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे दो फ़ायदे हुए, एक तो इसकी इरेगुलरिटी कम हो गई इसकी क्रिस्टल की, दूसरा यहाँ पे को पीपीटी भी कम हो गई। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग ऑफ पीपीटी। अब हमारा पीपीटी बन चुका है, अब हम उसे क्या करना है, फ़िल्टर करना है, उसे वॉश आउट करना है। अब वो कैसे करें, तो हर पीपीटी के लिए हर एक सॉल्यूशन बना हुआ है। ये नहीं कि आप हर जगह वाटर यूज़ करो, वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए, मोस्ट ऑफ केसेस में वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे लैब्स में क्या होता है, हमें तो वाटर से ही वॉश आउट कराया जाता है। आपकी में भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन किसी किसी जो अच्छी खासी लैब है उनमें ऐसा नहीं होता, उसमें हर पीपीटी के लिए हर एक सॉल्यूशन डिसाइडेड है। तो वाटर इसलिए ऐड नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट के पार्टिकल ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर समवट सोल्यूबल हो जाते हैं, और उस वजह से वहाँ पे प्रेसिपिटेट का पेप्टाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए इन जनरल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्या यूज़ करना चाहिए, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं ऐसा वॉश लिक्विड। ठीक है, किसी हर पीपीटी का अलग अलग वॉश लिक्विड होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वॉश लिक्विड कैसा होना चाहिए। वॉश लिक्विड ऐसा होना चाहिए जो कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मान लो बच भी गई, हमने पहले क्या किया, हमने ध्यान भी रखा कि हाँ इम्प्योरिटीज़ नहीं आनी चाहिए। फिर दूसरा क्या पता हमने डाइजेशन भी कर दिया, फिर भी क्या पता कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाए। ठीक है, तो क्या करें, तो ऐसा वॉश लिक्विड लो जो कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सके। सेकंड, वो ऐसा वॉश लिक्विड होना चाहिए जो कि प्रेसिपिटेट के साथ इनसोल्यूबल हो, उसके साथ सोल्यूबलाइज ना हो जाए। तीसरा, उसके अंदर किसी तरह कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ वन, कि वो किसी तरह का कोई इनसोल्यूबल या वोलाटाइल प्रोडक्ट ना बनाए पीपीटी के साथ। ठीक है, किसी तरह कोई भी इनसोल्यूबल या वोलाटाइल प्रोडक्ट ना फॉर्मेशन करे। तो ये थे कुछ कि हमारा वॉश लिक्विड कैसा होना चाहिए कैसा नहीं। तो इसके बाद एक टॉपिक और आता है कि वॉश लिक्विड फिर कैसा हो। अब हर उस चीज़ के लिए अलग अलग वॉश लिक्विड बना है, मैंने कहा तो मैं आपको भी बुक में दिखाती हूँ। तो हमने कहा कि हर चीज़ के लिए अलग अलग वॉश लिक्विड बना हुआ है। अब देखते हैं वो किसके लिए कैसा बना हुआ है वॉश लिक्विड। तो हमने कहा जो वॉश लिक्विड है कैसा होना चाहिए, जो हमारा वॉश लिक्विड है फिर को वॉश सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। अगर कोई ऐसा पीपीटी, मान लो कोई भी एक पीपीटी है, उस पीपीटी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो कॉलॉइड की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो उस ऐसे पीपीटी जो कॉलॉइड की फॉर्मेशन कर सकें, करते हों या फिर कर लें, कभी भी कर लें। ठीक है, कोई ऐसे पीपीटी जो कॉलॉइड की फॉर्मेशन कर ले, तो उनके अंदर हमें किस तरह का सॉल्यूशन या किस तरह का वॉश लिक्विड यूज़ करना चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वही ऐसे प्रेसिपिटेट ही कॉलॉइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं जो कि जेलेटेनियस नेचर के हों। कैसे हों, ऐसे पीपीटी जो कि जेलेटेनियस नेचर के हों वही कॉलॉइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो क्रिस्टलाइन पीपीटी होता है ना, कौन से क्रिस्टलाइन पीपीटी, वो किसी तरह के कॉलॉइड फॉर्मेशन नहीं करते। चलो ठीक है, मान लिया कि पीपीटी जो कॉलॉइड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हमें उसमें इस तरह का वॉश लिक्विड या इस तरह का सॉल्यूशन यूज़ करना चाहिए जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट हो। मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था कि ऐसा वॉश लिक्विड होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ना हो, लेकिन वो था नॉर्मल इन जनरल केस में। अब यहाँ हम सबके लिए सेपरेट पढ़ रहे हैं। अगर वो कोई ऐसा पीपीटी है जो कॉलॉइड की फॉर्मेशन करता हो, तो उसमें हमें ऐसा सॉल्यूशन यूज़ करना चाहिए, ऐसा लिक्विड यूज़ करना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हो, जिसके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हों। ठीक है,
सेकेंड, सोल्यूशन विच रिड्यूस द सोलिबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, वही है जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ऐसा सोल्यूशन यूज़ करो जो पीपीटी के सोलिबिलिटी को कम कर दे। ऐसा ही होना चाहिए कहीं अगर फिर ऐसा ही करना चाहिए, ऑब्वियस बात है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, जो हमारा पीपीटी हमें मिला है इतनी मुश्किल से वो सारा सोल्यूबल हो जाएगा, किसी न किसी डिसॉल्व हो जाएगा। एंड थर्ड वन आता है सोल्यूशन विच प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस। अगर आपके पास पीपीटी कोई ऐसा बना है जो कि कोई वीक एसिड का सोल्ट है, किसी वीक एसिड का सोल्ट का कोई पीपीटी बना है हमारे पास, तो हमें उसमें वॉश लिक्विड बेस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल बात है। तो हमने 3 पढ़े कि अगर कोई पीपीटी कोलोइडल हैं तो हमें उसमें इलेक्ट्रोलाइट वाले लिक्विड का यूज़ करना चाहिए और एक ऐसे लिक्विड का यूज़ करना चाहिए जो कि उसकी सोलिबिलिटी को कम कर दे। और अगर वहाँ पे हमारा वीक एसिड कोई सोल्ट का पीपीटी है तो हमें वहाँ पे बेसिक वॉश लिक्विड यूज़ करना चाहिए। अगले आते हैं कुछ प्रिकॉशंस, जब हम उसको हमें वॉश लिक्विड मिल गया, किसके लिए क्या यूज़ करें, अब उसको किस तरीके से यूज़ करें, इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें। सबसे पहले तो हमें वॉश लिक्विड का थोड़ा सा ही अमाउंट लेना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना वॉश लिक्विड, ठीक है। अब जो हम थोड़ा सा अमाउंट ले रहे हैं, अब हमें उसे छोटे छोटे पोर्शन में डालना है, ना कि पूरा एक एकदम डाल दो, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तीसरा, अलाउ दी होल ऑफ वॉश लिक्विड टू ड्रेन आउट। जब हम पहले वॉश लिक्विड डाल रहे हैं तो उससे पहले पूरा ड्रेन आउट होने दो, पूरा निकलने दो नीचे फिल्टर पेपर से, तब जाके दोबारा से दूसरा डालो। ड्यूरिंग वॉशिंग द फिल्टर शुड बी चेक। जब हम उसे वॉश कर रहे हैं वॉश लिक्विड से तो हमें बीच बीच में ध्यान रखना चाहिए कि कहीं फ़िल्टर पेपर से ही पार्टिकल पास आउट तो नहीं हो रहे। और एंड फिफ्थ वन इस था कि अगर हमारे पास कोई जेलेटिनस पीपीटी है, जेलेटिनस पीपीटी तो क्या कहता है, कोलोइड की फॉर्मेशन करते हैं, तो कुछ जेलेटिनस पीपीटी ऐसे होते हैं जो कि उस फिल्टर पेपर पे जब उसे फिल्टर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्लोक की फॉर्मेशन कर देते हैं। फिल्टर पेपर के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, उन पोर्स को ही बंद कर देते हैं कुछ ऐसे पीपीटी। और वो कौन से पीपीटी होते हैं, वो होते हैं जेलेटिनस पीपीटी। जेलेटिनस पीपीटी की एक प्रॉपर्टी लगा लो कि वो फिल्टर पेपर के अंदर पोर्स होते हैं जो उनको क्लोक कर देती है, उनको बंद कर देती है। तो इस ऐसी कंडीशन में हमें फिल्टर पेपर पल्प का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, सॉल्ट एनालिसिस वाले चैप्टर का। सो गाइस प्लीज़ मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं पूरी वीडियो बनाने में अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, पूरी मेहनत करती हूँ। एक आधे घंटे की वीडियो बनाने के लिए मुझे 1.5-2 घंटा लग जाता है, और जो मैंने ये वीडियो बनाई है ये तो मैं अब दूसरी बार बना रही हूँ, तो इसके लिए तो मुझे 3-4 घंटे लग चुके हैं। इससे पहले वीडियो बनाई थी वो डिलीट हो गई, लेकिन फिर भी गाइस कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपका यूट्यूब पे। बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई जाती है गाइस। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी बॉटनी पे, तो उसमें वही कहीं 20 या 25 व्यूज़, सिर्फ इतने ही व्यूज़ से तो काम नहीं चलेगा, इतने पे तो मेरा वो चैनल ही बंद कर देगा यूट्यूब। तो गाइस थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी अपना बहुत काम करना होता है। तो इस लॉकडाउन के टाइम पे मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ज़रूरत होती है इस टाइम पे। कोई ट्यूशन्स नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई बुक्स भी अवेलेबल नहीं है किसी किसी के